स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के साथ के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी इतने बताएंगे दोस्तों। पहली बार कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने तय किया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों बताएंगे राहुल गांधी जिसको समर्थन कर रहे थे उसके इतर दूसरे को बनाएंगे मुख्यमंत्री के मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों की क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी का दबदबा बढ़ चुका है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और कैसे रातों रात पूरी तरीके से नाम बदल गया दोस्तों, और अचानक से एक बड़े दिग्गज नेता को कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मिल गए कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को दोस्तों। बताएंगे इसके बाद क्या बड़ा बवाल हुआ है और इसके बाद मंत्री का विरोध हर जगह पर होगा। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और किस तरीके की तैयारी इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा मोर्चा ने कर ली है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी को इसी तरीके से बड़ी भूमिका निभानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान जो नतीजे सामने आए दोस्तों वो काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद थे। यानी कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों के बाद 140 विधानसभा सीट वाले केरल के अंदर 102 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी अकेले 63 के आंकड़े तक पहुंच गई। यानी कांग्रेस पार्टी को केवल 7 और लोगों का समर्थन चाहिए अपने दम पर सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 102 के आंकड़े तक पहुंच गई है दोस्तों। और कांग्रेस चाहेगी तो किसी भी पार्टी से अलग रहकर भी आराम से सरकार बना सकती है, इतना जनता ने बहुमत दे दिया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनेगी लेकिन उसका नेतृत्व कौन करेंगे दोस्तों। और 2 नेताओं के नाम सबसे आगे चल रहे थे, बल्कि 3 के चल रहे थे, लेकिन रमेश चेन्नीथला को लेकर दावा किया गया कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है इसलिए चर्चा चल रही है। बाकी वो ज्यादा मजबूत दावेदार नहीं थे, केवल 2 ही दावेदार थे। एक तो केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव है, दूसरे थे दोस्तों स्थानीय बड़े नेता और पूर्व नेता विपक्ष जिन्होंने पूरे 5 साल तक लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनरे विजयन को निशाने पर लिया दोस्तों, और पूरे विपक्ष को एकजुट करके उनको जबरदस्त तरीके की शिकस्त दी, यानी वाम मोर्चा को हराया। ऐसे वीडी सतीशन, तो ऐसे में सतीशन और केसी वेणुगोपाल में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाना था दोस्तों, और राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपना समर्थन केसी वेणुगोपाल को दिया था। आपको बता दें कि अखबार में छपी रिपोर्ट में राशिद किदवई ने डिटेल में जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे आंतरिक राजनीति को लेकर बड़ी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केरल के अंदर 63 सीटें जीतकर आई, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के 47 विधायक ऐसे थे जो चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बने, और राहुल गांधी का भी पूरी तरीके से समर्थन केसी वेणुगोपाल के लिए था दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी के करीबी नेता है केसी वेणुगोपाल। लेकिन पूरी तरीके से पास्ता पलट जाता है दोस्तों जब वीडी सतीशन को प्रियंका गांधी समर्थन कर देती है। जो अपडेट है वो ये कि गांधी परिवार के अंदर प्रियंका गांधी ने सतीशन को समर्थन करते हुए राहुल गांधी से सतीशन के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सतीशन केरल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की पसंद है। वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को मजबूत करके सारे लोगों को एकजुट करके, खासकर विपक्ष में आईयूएमएल मुस्लिम लीग को इकट्ठा करके वाम मोर्चा की सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। तो ऐसे में पार्टी खासकर जो केरल के कार्यकर्ता है वे चाहते हैं कि वीडी सतीशन को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और पिनरे विजयन के सामने नेता विपक्ष के तौर पर भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी से प्रियंका गांधी खुद बातचीत करती है, और एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर नाम की घोषणा की गई दोस्तों। लेकिन उससे पहले यानी 12 तारीख को प्रियंका गांधी रात में राहुल गांधी के साथ दिखाई देती हैं दोस्तों। राहुल गांधी के घर पर जाती हैं, इसके बाद दोनों नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाते हैं, और यहीं पर वीडी सतीशन का नाम पूरी तरीके से डन कर दिया गया दोस्तों। और केसी वेणुगोपाल को नहीं बल्कि वीडी सतीशन को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग जिसके पास 22 विधायक है वो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है दोस्तों, उन्होंने भी पूरी तरीके से वीडी सतीशन को ही अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, तो उन्होंने भी खुलकर समर्थन किया। और प्रियंका गांधी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से खुश है कि उन्होंने जो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जनता से बातचीत में पता किया तो उसके आधार पर यह फैसला हुआ है। यानी सब लोग चाहते थे कि सतीशन को आगे किया जाए दोस्तों, और सतीशन को आगे कर दिया गया है। ऐसे में वीडी सतीशन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे, क्योंकि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राज करना चाहती है, और ऐसे में उस व्यक्ति को आगे करना ज्यादा जरूरी है जो स्थानीय राजनीति को जानता है और लोगों के बीच में सक्रिय है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये वीडी सतीशन के साथ साथ प्रियंका गांधी की संगठन में एक बड़ी जीत है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि प्रियंका गांधी संगठन के बड़े फैसले को प्रभावित कर रही है दोस्तों, और एकदम सही दिशा में प्रभावित कर रही है। अब आने वाले दिनों के अंदर सचिन पायलट और डीके शिव कुमार के लिए भी अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर नीट के पेपर लीक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा को दिखाई दे दिए दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा ने जो ऐलान किया था कि जहां दिखेंगे शिक्षा मंत्री वहां करेंगे जोरदार विरोध, और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। शिक्षा मंत्री दिखते ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए दोस्तों, काला कपड़ा दिखाया गया और विरोध किया गया। बड़ी बात यह है कि नीट पेपर लीक पर देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। अहमदाबाद के अंदर एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कांग्रेस के छात्र संगठन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए और काफिला
मामला रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों सीबीआई ने मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 आरोपियों को 7 दिनों के लिए कस्टडी पर भेज दिया गया है। राजस्थान के सीकर के आरोपी मांगी लाल बिंबाल और जमवारमगढ़ के भाई दिनेश बिंबाल के साथ साथ बेटा विकास बिंबाल और हरियाणा के गुरुग्राम के यश यादव और नासिक के शुभम खैरनर को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों शुभम ने ही यश को पेपर दिया था। जांच एजेंसी ने विक्रम यादव, योगेश प्रजापत और संदीप हरितवाल, नितेश अजमेरा और सत्यनारायण विक्रम, राकेश रजत और अमित मीणा और रोहित मावलिया से पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया दोस्तों। और महाराष्ट्र के पुणे से ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे और अहिल्या नगर से धनंजय निवृत्ति को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर जांच पड़ताल तो चल रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री जिस तरीके से मामले पर आनाकानी कर रहे हैं दोस्तों और जवाब नहीं दे रहे, कम से कम छात्रों को आकर ये बोले कि शिक्षा मंत्री उनके साथ में है, कम से कम शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, तब ये माना जाएगा कि वो इस बात को लेकर सीरियस है दोस्तों। कि हर बार पेपर लीक हो रहा है, 24 में हुआ फिर 26 में हो रहा है। सोचिए जब पेपर लीक ही हो रहा है तो फिर मंत्री में का देश में काम क्या है। जब शिक्षा मंत्री पेपर सही से नहीं करवा पा रहे तो क्या वो लग्जरी गाड़ी में इस तरीके से घूमने के लिए बने हुए हैं? उनको इसका जवाब देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ मोगा के अंदर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा दोस्तों। पूर्व मेयर बलजीत सिंह चानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मालविका सूद ने पार्टी ज्वाइन करवाई है। कुल मिलाकर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार अपने काफिले को बढ़ाती जा रही है दोस्तों, क्योंकि पार्टी को पता है कि अगर वो इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए एक विकल्प है दोस्तों। यानी यूं कहिए कि बीजेपी का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन कर लेती है तो वो तीसरा मोर्चा बनाकर थोड़ी बहुत लड़ाई में आ सकते हैं। लेकिन असली मुकाबला कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है दोस्तों। साथ साथ तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके के अंदर अंदरूनी फूट खुलकर सामने आ गई है। एक गुट पार्टी के महासचिव एडपाडी पलानी स्वामी और दूसरा गुट शमुगन के साथ साथ वेलुमड़ी में बढ़ चुका है दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय को समर्थन किया 25 विधायकों ने जो शनमुगन के साथ में आकर खड़ा हुआ था। ऐसे में पलानी स्वामी ने शनमुगम और वेलुमड़ी को पार्टी से सभी पोस्ट से हटा दिया दोस्तों। और दल बदल कानून के तहत इन सारे 25 के 25 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखते हैं पलानी स्वामी की इस मांग पर स्पीकर क्या कार्रवाई करते हैं दोस्तों। सबको पता है कि स्पीकर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि स्पीकर थालापति विजय की पार्टी के हैं और थालापति विजय को समर्थन दिया है शनमुगन और वेलुमड़ी के गुट ने। तो पूरी तरीके से यह बात है कि आखिरकार पलानी स्वामी के गुट को ही नकली माना जाएगा और हो सकता है कि पलानी स्वामी के ही सारे 22 विधायकों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाए दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में जाएगा और अभी तो काफी संघर्ष होने वाला है इसी के साथ में। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी सीट जीती है दोस्तों जिसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग जश्न मना रहे हैं। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस जीत का क्या फायदा, ये तो छोटी सी जीत है जिस पर इतना जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लिए कोई भी जीत बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। कारण यह है कि अब नीतीश कुमार वाला बीच में कोई फैक्टर ही नहीं है। यानी पहले आरजेडी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को इसलिए नहीं हरा पाती थी दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय का एक चेहरा थे और सामाजिक न्याय के चेहरे के सामने सामाजिक न्याय की राजनीति चलती नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी कर रही थी दोस्तों। और इसीलिए नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी को बार बार जी सुनिश्चित करके दे रही थी। लेकिन मामला अब एकदम उल्टा पहुंच चुका है। दरअसल हुआ यह कि पहली बार चुनाव होता है दोस्तों। यानी सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद पहली बार बिहार में चुनाव हो रहा है इस बड़े स्तर का, यानी उपचुनाव हुआ है, वो भी बिहार के विधान परिषद का यानी एमएलसी का चुनाव हुआ दोस्तों। और उपचुनाव के अंदर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को जोरदार तरीके से हराया गया। 12 मई को वोट डाले गए थे और फिर पता चला कि 97% लोगों ने वोट डाल दिया दोस्तों और कुल 6 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे। अब नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और आरजेडी के नेता सोनू राय ने यहां पर 354 वोटों से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर अपने तरीके से इतिहास बनाया है दोस्तों। बक्सर और भोजपुर के इलाके की एमएलसी की सीट है जहां पर दबदबा दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन का। सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने समर्थन किया था। तेजस्वी यादव ने भी वीडियो बनाकर उम्मीद की थी कि इस एमएलसी के उपचुनाव के अंदर पार्टी जीतेगी। ऐसे में दोस्तों जो अपर हाउस है बिहार का सदन का यानी जो विधान परिषद है उसके मेंबर के तौर पर जीत कर जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता सोनू राय दोस्तों। ऐसे में कह सकते हैं कि एक विधायक की सीट जैसी चुनाव कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने जीती है दोस्तों। आरजेडी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस और तमाम विपक्ष की पार्टियों ने समर्थन किया था। तो बिहार के अंदर एमएलसी सीट पर जीत राष्ट्रीय जनता दल के लिए इसलिए बड़ी है दोस्तों क्योंकि पहली बात तो ये ईवीएम से कराया गया चुनाव है। दूसरा ये कि सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है और 5335 लोगों ने वोट डाला था। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के पास विकल्प है कि वो सामाजिक न्याय की राजनीति को एक बार फिर से आगे बढ़ाए और सम्राट चौधरी जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो नीतीश कुमार की तरह सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं करते, तो उनको सामाजिक न्याय का कोई बड़ा चेहरा माना भी नहीं जाता और इसीलिए आसान है हराना सम्राट चौधरी को। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
आर पार के मूड में अब चिराग पासवान की पार्टी के लोग भी नजर आने लगे हैं। यानी एक ही चुनाव में हार के बाद अब सीएम आवास के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। दोस्तों लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी की रणनीति को लेकर एक और राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल जैसे निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए लगातार चिराग पासवान की पार्टी कोशिश कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी घुसे। यानी बिहार में एमएलसी की सीट पर हार मिली तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब उत्तर प्रदेश में अपना संगठन विस्तार करने में जुट गई है। दोस्तों सांसद अरुण भारती ने संकेत दिया है कि लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश के 403 सीटों पर लड़ने वाली है और अरुण भारती ने दलित समाज के साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कथित उत्पीड़न के इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। दलित वंचितों और कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों सवाल तो यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वंचित समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे। सबको पता है कि अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर असली मुद्दा उठाना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ की आलोचना करे चिराग पासवान, तब माना जाएगा कि चिराग बाबू सच में आम जनता को लेकर परवाह कर रहे हैं। दोस्तों वरना तो माना जाएगा कि केवल अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। और पासवान समाज का वोट जो बीजेपी के खिलाफ गया था दोस्तों 2024 के चुनाव में और बीजेपी अयोध्या हार गई थी, ऐसे में पासवान समाज के लोगों के वोट को विभाजित करने के लिए ताकि वो बीजेपी के खिलाफ ना पड़े, इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये सारा कुछ प्रायोजित तरीके से हो रहा है क्योंकि पासवान समाज के लोग बीजेपी से काफी नाराज हैं और 2024 के चुनाव में तो भाजपा को अयोध्या भी हरा दिया गया था। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है और समाज के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चिराग पासवान खुलकर बीजेपी की आलोचना भी नहीं करते और केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार में दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर भी खुलकर नहीं बोलते और कहीं ना कहीं वोट के लिए अब चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। यानी पूरी तरीके से आम जनता को घुमाया जा रहा है बार बार जलेबी की तरह। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी तरीके से नियम को बदल दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह 3 लोगों की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह को लाकर जोड़ दिया दोस्तों। यानी 3 लोगों की कमेटी ये तय करती है कि देश के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे और ये जो 3 लोग बैठते हैं दोस्तों उसमें एक नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री यानी मोदी बैठे रहते हैं और जो तीसरा व्यक्ति था पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम हटाकर उनकी जगह पर गृह मंत्री को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यानी 3 लोग बैठे हैं कमेटी में जिसमें 2 लोग सरकार के होते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। फिर वहां पर विपक्ष का नेता जाता है तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों, क्योंकि 3 लोगों में 2 लोग तो सरकार के ही मौजूद रहते हैं और सरकार के लोग जो चाहेंगे वही फैसला होगा। यानी मोदी और शाह मिलकर तय कर लेते हैं कि किसको हमको चुनाव आयुक्त बनाना है। राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता जाकर वहां केवल बैठा रहता है और वो कुछ कर नहीं सकता, वो केवल जाकर लिख सकता है कि मैंने फैसले का विरोध किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नियुक्ति अपने हिसाब से होती है और इसी बात को चैलेंज किया गया है। तो अब मामले पर कोर्ट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं, लेकिन जब बात आती है चुनाव आयुक्तों की तो नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य है ही नहीं। यानी सरकार के 2 लोग और विपक्ष का 1 लोग, तो ये तो तरीका सही नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले पर कोर्ट आगे सुनवाई करने के लिए तैयार है और जल्द इस पूरे मामले पर गहन चर्चा होने वाली है और संविधान के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर विपक्ष के नेता की ताकत थोड़ी सी भी होती और उनके साथ में कोई एक न्यूट्रल बंदा होता यानी निष्पक्ष बंदा होता तो आज ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बन पाते और कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार पर जो आरोप लगते हैं दोस्तों वे आरोप भी नहीं लगते और चुनाव की प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ता। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को लेकर जो दावा कर रहे थे बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा की खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, तो उसके बाद बीजेपी के लोग उछल कूद मचा रहे थे और कह रहे थे कि ये तो बहुत तगड़ा जवाब दे दिया और पवन खेड़ा को तो छोड़ेंगे नहीं मामा। और इस तरीके से दोस्तों यानी बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा की तारीफों के पुल बांध रहे थे वही भाषणबाजी पर। तो बाद में पता चलता है कि पवन खेड़ा या किसी भी नेता पर हाथ लगाने से पहले देश के अंदर एक सबसे बड़ा तंत्र है दोस्तों और वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास किसी की नहीं चलती। कोई भी नेता कितनी भी गुंडागर्दी वाली भाषा बोलते अंत तो गतवा चलेगा वो कानून के हिसाब से ही। और पवन खेड़ा को लेकर पेड़ा बना दूंगा और उसके बाद एक और अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले हिमंता विश्व शर्मा को समझ में आ गया होगा कि सब कुछ कानून से चलता है और पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी पवन खेड़ा को दोस्तों। उसके बाद पवन खेड़ा सीधा असम पहुंचे और असम में जाकर क्राइम ब्रांच द्वारा भेजे गए नोटिस पर जवाब दे रहे हैं दोस्तों और 10-10 घंटे 12-12 घंटे उनसे पूछताछ चल रही है और वो लगातार जवाब देते जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे डर की कोई बात ही नहीं है, मैं तो कानून के हिसाब से काम कर रहा हूं और ये लोग भी कानून के हिसाब से काम करेंगे, किसी नेता के कहने पर थोड़ी काम होता है। और सारे सवालों का सही से जवाब दे रहे हैं पवन खेड़ा दोस्तों और लगातार 2 दिनों तक 10 घंटे 12 घंटे
पूछताछ में शामिल हो रहे हैं और जाकर असम में शामिल हो रहे हैं। यानी जो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि पवन खेड़ा छुप गए, भाग गए, दिल्ली में नहीं है, आवास पर नहीं है, तेलंगाना चले गए, उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है कि पवन खेड़ा गुवाहाटी में मौजूद है, राजधानी में असम के, और डंके की चोट पर एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मतदाता सूची को साफ करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा चलाई जाने वाली विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मृत, डुप्लीकेट और अपात्र लोगों को हटाया जाना है। अब चुनाव से आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंदर गबन को रोकने के नाम पर उसे विस्तारित रूप से लागू करने की कोशिश जा रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद प्रशासन ने संकेत दिए कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिनके नाम सूची से हटाए गए थे वे कई सरकारी कार्यकारी योजना, कल्याणकारी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, और बिहार में भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जहां बीजेपी सरकार जन कल्याणकारी योजना से एसआईआर को जोड़कर उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन लोगों के नाम राज्य के मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं वे राशन और जन कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकारी लाभों के हकदार नहीं है। कल्याणकारी योजना के डेटाबेस को संशोधित मतदाता सूची से जोड़कर एसआईआर अभ्यास अब दोनों राज्य सरकारों के लिए कल्याणकारी वितरण प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए डुप्लीकेट, मृत और कथित रूप से अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने का आधार बन गया है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को करना पड़ रहा है विरोध का सामना। दोस्तों और बीजेपी के लोग, खासकर जो भाजपा मानसिकता के लोग हैं, वे लोग पूरी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों और ममता बनर्जी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट परिसर के अंदर ममता बनर्जी पहुंचे, उनके सामने नारेबाजी की गई और उनको चोर चोर बोला गया। दोस्तों कोर्ट रूम में ममता बनर्जी मामले की सुनवाई करने के लिए पहुंची थी, यानी वकील के तौर पर पहुंची थी। दोस्तों ऐसे में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की, नारेबाजी किया गया और इससे पता चल रहा है कि बीजेपी ने पूरा तंत्र तैयार कर रखा इनको परेशान करने के लिए। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर और भी ममता बनर्जी को परेशान किया जाएगा। उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जाकर तो दिन रात नारेबाजी करवाया जाता है। पुलिस की व्यवस्था भी हटा ली गई है। तो अब प्रताड़ना लगातार किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लोगों का। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने लोगों की नियुक्ति की है। दोस्तों यानी पार्टी ने अपने अध्यक्ष हर्षवर्धन सकाल के आदेश के बाद ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक के कार्यकारी अध्यक्ष और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं और कई सारी नियुक्तियां की है। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपने संगठन विस्तार पर ध्यान दे रही है और पार्टी कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र के अंदर लंबे समय तक राजनीति करे। और अब कांग्रेस पार्टी ज्यादातर क्षेत्रों के अंदर अपना दबदबा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो साथ में सहयोगी पार्टी है वो कमजोर पड़ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी तो फिर उनको जनता का समर्थन मिलेगा, तो वो अपने दम पर कहीं ना कहीं चुनाव में इतनी सीट जीत जाएंगे कि एक टाइम में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार चलाती थी उसी तरीके का कुछ मामला बनेगा। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार बंगाल के बाद चुनाव आयोग ने अब दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश भर के अंदर बचे हुए राज्यों के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर कराने का फैसला लिया है। दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाहर रखा गया है, बाकी सभी जगह पर करवाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब पूरे देश के अंदर केवल 3 राज्यों को छोड़कर सब जगह एसआईआर पूरा होने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जिन राज्यों का नाम है उसमें आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड है। दोस्तों ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड का भी यहाँ पर नाम नजर आ रहा है। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में कब एसआईआर कराया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोस्तों तो क्या जानबूझकर हिमाचल प्रदेश में ये एसआईआर नहीं कराया गया, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। इस पर जवाब जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सवाल पूछेगी। केवल 3 क्षेत्रों को छोड़ा गया और तीनों गैर भाजपा शासित क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार बंगाल के बाद चुनाव आयोग के फैसले के साथ ही तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री बने थालापति विजय ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों यानी लगातार बैक टू बैक नायक स्टाइल में फैसले लेते जा रहे हैं। थालापति विजय ने जो सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों से वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने महंगाई भत्ते के तौर पर 60% डीए देने का फैसला लिया है, यानी 16 लाख कर्मचारियों को, शिक्षकों को, पेंशन भोगियों को और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाने का फैसला लिया गया दोस्तों। और महंगाई भत्ता दिया गया है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस महंगाई भत्ता वाले फैसले को लेकर, क्योंकि राज्य के अंदर एक दो नहीं बल्कि बैक टू बैक कई सारे तगड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और थालापति विजय ने कई सारे ऐसे वादे किए थे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं दोस्तों, चाहे महिलाओं को पैसे देना हो या फिर डीए देना हो सरकारी कर्मचारियों को, या फिर 8 ग्राम सोना देने का वादा किया गया हो शादी में। तो ये सारी चीजें हैं जिनको वो धीरे धीरे करके डिलीवर करते हुए नजर आने लगे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील की अनदेखी बीजेपी के नेता को भारी पड़ गई। दोस्तों, बीजेपी किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को पार्टी ने पोस्ट से हटा दिया और ये कार्रवाई उनके स्वागत में निकाले गए सैकड़ों वाहन के काफिले को लेकर गई। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल भाव से नियुक्ति निरस्त कर दिया है। दोस्तों, आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर बताइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हमको तेल बचाना है, तेल खाने पर भी नरेंद्र मोदी देश की जनता को ज्ञान दे रहे थे। दोस्तों, लेकिन उनके मंत्री और उनके लोग जो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कोई बड़ा पोस्ट नहीं है उनके पास, वे लोग भी पूरी तरीके से भर भर कर गाड़ियों में पेट्रोल और अपना दबदबा दिखाने के लिए लंबे लंबे काफिले लेकर निकल रहे हैं। दोस्तों, जब सवाल से पूछा जा रहा है तो ये लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। बीजेपी एक दो लोगों पर कार्रवाई करके इसी को संभालने की कोशिश कर रही है, इमेज बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, कितना बचा पाएगी एक बड़ा सवाल है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सारे लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये मामले काफी बड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर इस पूरे मामले पर कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब इनको देना ही पड़ेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका चैनल जय भारत, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।